नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर फैली हिंसा की आग अब ठंडी होने लगी है, लेकिन निशान अभी बाकी है। संभल में हर तरफ खामोशी छाई हुई है और इस खामोशी के बीच सियासतदान संभल मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हर रोज सियासतदान मामले पर, संभल मसले पर बयान देकर मुद्दे को और गरवाने में जुट जाते हैं। नेता वार पलटवार के बीच समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने दोबारा सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाकर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना चाहती है। सवाल सभी खड़े कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संभल हिंसा को लेकर सियासत के बीच चौंकाने वाले हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संभल पुलिस का दावा है कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। पुलिस हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने जियाउर रहमान पर एफआईआर दर्ज की है, आरोपी नंबर 1 बनाया है। हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी नया मोड़ देने की कोशिश की है। नितिन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि संभल बवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर संभल हिंसा के पीछे कौन है, चूंकि संभल के वासिंदे संभल पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आखिर संभल हिंसा के पीछे का सच क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वालों ने हमला किया है, ऐसा कहा है पुलिस ने। और संभल पुलिस की हथियार छीनने की कोशिश की, यह दावा संभल पुलिस कर रही है। दंगा करने वालों ने सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया है, यह भी संभल पुलिस का दावा है। संभल हिंसा के बाद पुलिस एफआईआर में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, सवाल संभल वासियों पर भी उठ रहे हैं, सवाल नेताओं पर भी उठ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संभल हिंसा के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। संभल से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर तरफ संभल का मामला चल रहा है। संभल पर सियासत हो रही है, कहीं वार हो रहा है, कहीं पलटवार हो रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संभल हिंसा को लेकर एक तरफ योगी सरकार के नेता हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता हैं जो हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप का लगातार
खेल खेल रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। संभल हिंसा पर बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि संभल में जो कुछ हुआ वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के षड्यंत्र का नतीजा है। संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने हिंसा को लेकर एक अलग ही थ्योरी दे दी है, जिसको लेकर संभलवासी काफी ज्यादा नाराज और खफा भी नजर आ रहे हैं। मंत्री जी ने, योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया, नितिन अग्रवाल, कि दंगा समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के वर्चस्व की लड़ाई की वजह हुई है। संभल हिंसा पूरी तरीके से प्लान में था। यह उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। सुन लीजिए उनकी जुबानी। पूरी जिम्मेदारी अगर किसी को दी जाएगी तो वो समाजवादी पार्टी को दी जाएगी, क्योंकि संभल में जो घटना घटी उसमें दो पक्ष, एक सांसद पक्ष और एक विधायक पक्ष, जो दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी आपस की वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। जहां दोनों पक्ष के समर्थक आपस में लड़े भिड़े, गोली चली और पत्थरबाजी की गई, उसका नतीजा हम लोग को संभल में देखने को मिला है। और इसका पूरा अगर दोष किसी को दिया जाएगा तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया जाएगा। अब माता प्रसाद पांडे जी देखिए वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी जिम्मेदारी से उनको बयान देना चाहिए। और ये बिल्कुल सामने स्पष्ट बात आई है कि जो गोली चली है वो सांसद पक्ष के समर्थकों ने गोली चलाई है और विधायक पक्ष के समर्थकों को गोली लगी है। इसमें कोई पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई करके जो ये दंगा कराना चाहते थे, और भी बड़ा दंगा कराना चाहते थे, उसको रोका है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सुना आपने, ये योगी सरकार के मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि आपस में झगड़ा हुआ, एक पक्ष के ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। यह बयान योगी सरकार के मंत्री ने दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, संभल में बवाल के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, नाराजगी भी दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने संभल जाने के सवाल पर कहा कि संभल जाऊंगा, संभल जाने से सरकार क्यों रोक रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार और प्रशासन पर सवालिया लहजे में यह पूछ लिया कि दोबारा सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के उत्सव का ढोंग कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी असल में संविधान को दबा रही है। मैं आपको अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन को अखिलेश यादव अपने अंदाज में घेर रहे हैं। उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उससे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा।
सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। जी सरकार का कहना है कि सरकारी और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल हिंसा को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंसा को दुखद बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई के माहौल ने और ज्यादा बिगाड़ दिया। कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की और भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए ना करना प्रदेश के हित में और ना ही देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द दखल कर न्याय के अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यह ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल में जो कुछ हुआ उसका नतीजा है कि संभल में एक कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है, लेकिन सियासतदानों की सियासत लगातार चल रही है। संभल हिंसा पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, पहले तो पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने हत्या की है उनका क्या हुआ? आप क्यों उसको दबाना चाह रहे हो? क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो कि इसने गोली चला दी, उसने? आप पुलिस के वीडियो हैं गोली चलाते हुए। हत्या पुलिस ने की है। इस बात की सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप कह रहे हो भड़का दिया, और ये आदमी कौन थे जो वहां नारे लगा करके भड़काने के लिए आए थे? क्यों आए थे उनके साथ? सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? क्यों लगा रहे थे नारे भाई? और कहां से लोग आ गए? मुझे तो लगता है ये पुलिस वाली थी क्या, जो सिविल ड्रेस के अंदर आकर के नारे लगा रहे थे। चूंकि झगड़ा वहां हिंदू मुसलमान का तो है नहीं, वहां तो झगड़ा पुलिस बना मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं है वहां, ना वहां कभी दंगा हुआ। तो पहली मर्तबा है पुलिस बना मुसलमान हो रहा है और पुलिस सीधे गोली मार रही है। पुलिस के पास संवैधानिक अधिकार है कि हथियार रख सकती है, उन्होंने हथियार रख करके गोली मार रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संभल की आग शांत हो गई, लेकिन उस आग के निशान अभी भी बाकी हैं। लोगों में डर है, दहशत है। हिंसा के बाद हिंसा की जगह पर गहरे निशान छूट गए हैं जो वक्त के साथ भर जाएंगे। लेकिन संभल की आग भले ही शांत हो गई हो, दुकानें भले ही खुल रही हैं, इंटरनेट अभी भी बंद है। संभल में मजहबी हिंसा के बाद हिंदुस्तान की संस्कृति को धक्का लगा है, हिंदुस्तान की संस्कृति को चोट पहुंची है। संभल हिंसा ने अपने पीछे कुछ गहरे निशान और सवाल छोड़ दिए। मसलन संभल हिंसा कैसे भड़की, संभल हिंसा किसने भड़काई, संभल हिंसा भड़काने के पीछे कौन लोग थे, संभल हिंसा के पीछे उनका मकसद क्या था, किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, किसके इशारे पर चलाई, जिसमें 4 हिंदुस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए
संभल हिंसा के इकलौते चश्मदीद जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूं कि मैं इसमें सिर्फ 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं, सीओ संभल अनुज कुमार और एसडीएम संभल को ही जिम्मेदार ठहराता हूं। इसमें हम जामा मस्जिद परिसर में ही थे जब वो बजिद हो गई और उन्होंने खामखा उसे हौज को खाली कराया, जबकि सर्वे कमिश्नर ने कहीं ये नहीं कहा कि साहब इसे खाली कराओ। एसडीएम डीएम साहब और एसपी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, डंडा डाल के इसकी गहराई देख लो। उसके बावजूद भी वो कहीं कि नहीं खाली करिए, नहीं खाली। जब वो पानी चारों तरफ चला, क्योंकि अमूमन जो सिर्फ जुमे के दिन चलता है, खाली होती है, और जब वो कल चला तो पब्लिक के जहन में ये बात गई कि ये जो खुदाई चल रही है। वहां से लोग जो थे वो फिक्रमंद हो गए, वो सब फिक्रमंद हो गए, तो और भीड़ इकट्ठी, पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि खुदाई हो रही है, जिसमें अनुज कुमार ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों पर लाठियां भाजी, जो भीड़ ये जानने आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा, और उन्हें गालियां दी और ठोक देने की धमकी दी और लाठीचार्ज करवाया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल हिंसा में संभल पुलिस ने अब तक 7 मामले दर्ज किए। इन एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग से लेकर 2700 संभल वासियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। संभल पुलिस ने हिंसा मामले में 25 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रवास के जरिए पुलिस के दर्ज किए गए 7 एफआईआर के बारे में आपको बताना समझाना चाहता हूं कि पुलिस ने इस एफआईआर में क्या क्या लिखा है। यह पुलिस की तरफ से एफआईआर है। संभल हिंसा मामले में संभल पुलिस ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहली एफआईआर दरोगा दीपक राठी ने करवाई। इस एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे का नाम, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा 800 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज है। दूसरी एफआईआर दरोगा शाह फैसल ने कराई। इस एफआईआर में कहा गया, नकास इलाके में उपद्रवियों ने बाइक में आग लगा दी, गन की मैगजीन छीन ली। इसमें भी कुछ नामजद और बाकी अज्ञात है। तीसरी एफआईआर सीओ संभल अनूप चौधरी ने दर्ज कराई है, जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं, उनके बयान भी वायरल हैं। अनूप चौधरी ने 800 अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अनूप चौधरी ने आरोप लगाया कि दंगाइयों ने पैर में गोली मारी है। और चौथी एफआईआर पुलिसकर्मी जगदीश कुमार ने दर्ज कराई है। इसमें मैगजीन और टीयर गैस लूटने का भी आरोप लगाया है। पांचवी एफआईआर संभल एसपी के प्यारों ने 150 अज्ञात लोगों पर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में लिखा गया है कि हंगामा करने वालों ने पैर में गोली मारी। और छठी एफआईआर संभल के एसडीएम रमेश बाबू ने करवाई है, जिसमें 800 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और एसडीएम साहब ने कहा है कि उन पर हमला किया गया। इसके अलावा एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। कुल मिलाकर 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन सभी मुकदमों में समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, उसके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके बेटे सोहेल इकबाल को क्या कुछ कहा है एफआईआर होने के बाद, खुद सुन लीजिए आप।
नियोजित साजिश है, सही कहा, लेकिन ये साजिश जनता की नहीं, पुलिस प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं कि कब सर्वे करने के लिए आप लोग आ रहे हो, तो जनता क्या साजिश करेगी? और ये साजिश पुलिस प्रशासन को पता था कि हम रात के पहरे में जा रहे हैं। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है। हमारे 5 मासूमों की हत्या करी है, बहुत से लोग घायल हैं, झूठा मुकदमा दर्ज किया है और अब उनके साथ अत्याचार होगा। मेरा अफसोस है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और ये सलाखों के पीछे जानी चाहिए। झूठी के कहने का मतलब मेरा ये है, झूठी कि मैंने कुछ करा नहीं, ऐसा कृत्य जिससे मैं कोई ऑफेंस मेरे ऊपर बनता हो, और अगर ऑफेंस बनता होगा तो उसका कोई ना कोई प्रमाण होगा, साक्षी होगा। ऐसा कोई साक्षी मुझे नज़र में नहीं, चूंकि मैं अपने ज़मीर से जानना गवारा नहीं करूंगा कि मैं संभल के अंदर संभल के अमन अमान से छिड़खानी करूं। ये हमेशा पुलिस भी जानती है और जनता भी जानती है कि हमने हमेशा सहयोग करा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, संभल हिंसा में चौंकाने वाले खुलासे हर रोज हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और खुलासे होते रहेंगे। पुलिस का दावा है कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद का हाथ बताया जा रहा है, विधायक के बेटे और उनके फादर का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिद के सदर जफर अली तक पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने 7 मामले जो दर्ज किए, जो मैंने आपको दिखाए, उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग नाम दर्ज हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और 2750 लोग अज्ञात हैं। संभल सांसद, विधायक, उसके बेटे पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है इस एफआईआर में, जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद, उसके ऊपर भी यही आरोप है। हालांकि अपने ऊपर दोनों ही नेता सिरे से नकार रहे हैं। वर्क ने जाओ मस्जिद की हिफाजत वाले बयान ने भीड़ को इकट्ठा किया है, क्योंकि इस पूरे मामले पर हर कोई संभल पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर भी लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता भी संभल पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था तो आप वहां क्या कर रहे थे, क्यों गए। इस तरीके के लोग आपको आग में झोंककर खुद बाहर हो जाएंगे। जरूरत है कि सभी लोग सतर्क रहें, अपने काम धाम में लगें। ज़्यादा ज़रूरत काम धाम की उनको है, परिवारों को देखने की है, और बेहतर हो कि वही करें। और निश्चित रूप से मस्जिद के स्ट्रक्चर से अगर आपको लगाव है तो उसका जरिया कोर्ट है, और कोर्ट के ही माध्यम से अपनी बात रखें। देखिए, अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन अभी है नहीं, उनसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उसके आगे तो उसको आगे हम लोग बात करेंगे। उसको अभी डीएम साहब ने लिखा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, कुछ बाहर के लोग के यहाँ पे अशांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ लोग को रोकने के लिए पड़ोसी जनपद के लिए ऑर्डर किया है। अभी तक कोई लिखित आएगा तो हम इसका आगे विचार करेंगे। देखिए उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है। उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संभल में जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। तमाम राजनीतिक नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन संभल हिंसा के बाद लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। हर तबके का इंसान यही सोच रहा है कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा राष्ट्र किस तरफ जा रहा है। क्या संभल जैसी हिंसा होनी चाहिए या इसको रोकना चाहिए? चूंकि ऐसी हिंसा में जब भी किसी की मौत होती है या जो भी दंगा करते हैं या फैलाते हैं,
उससे मुल्क का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है, शहर का नुकसान होता है, पुलिस प्रशासन परेशान होती है, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। क्या इस संभल का मामला यहीं रुकेगा? क्या सियासतदान इस पर सियासत करनी बंद करेंगे? चूंकि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहते हैं जब जब भी ऐसी हिंसा होती है। लेकिन आप सोचिए जरा, धर्म से अलग सोचिए इंसानियत को लेकर कि जिन मासूम बच्चों की मौत हुई है वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हर धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, हर धर्म इंसानियत की बात कहता है, लेकिन किसी भी धर्म में, किसी भी जात में किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हर किसी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम सब मिलकर इस राष्ट्र को, इस देश को, इस मुल्क को बेहतर मुल्क बना पाएंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।